नमस्कार। आज ना एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं हम सब। हम पदार्थ की अलग-अलग दुनियाओं की सैर करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल ही नए नजरिए से। तो कभी सोचा है कि पानी की एक नन्ही सी बूंद अगर हम उसके साथ साथ चलें तो उसका सफर कैसा होगा। चलिए आज यही करते हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा अणु हमें कहां कहां लेकर जाता है। अच्छा, सफर शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसमें कुछ वजन हो और जो थोड़ी जगह घेरे, वो पदार्थ है। ये किताब, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, सब पदार्थ ही तो हैं। और हर पदार्थ, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब इन कणों के बारे में तीन बातें याद रखनी है। एक, ये हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। दो, इनके बीच हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। और तीन, एक ताकत इन्हें एक दूसरे से चिपकाए रखती है। बस यही तीन नियम हमारे अणु के पूरे सफर की कहानी लिखेंगे। तो हमारे पानी के अणु का सफर शुरू होता है एक जमे हुए साम्राज्य से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की, यानी बर्फ की। इस दुनिया में हमारा अणु बेचारा एक क्रिस्टल की जेल में कैद है। उसका आकार भी फिक्स है और उसका आयतन भी। कणों के बीच का जो खिंचाव है वो इतना मजबूत है कि वो कहीं हिलडुल नहीं सकता, बस अपनी ही जगह पर थरथरा सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। यहाँ सब कुछ बहुत मुनज़्ज़म है, लेकिन आज़ादी बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर एंट्री होती है ऊर्जा की, यानी गर्मी की। और ये गर्मी हमारे अणु के लिए किसी आज़ादी के टिकट से कम नहीं है। यहीं से उसके जमे हुए साम्राज्य के पिघलने की शुरुआत होती है। 0 डिग्री सेल्सियस, यही है वो मैजिकल नंबर, वो टेम्परेचर जहां से आज़ादी की ये यात्रा शुरू होती है। पर यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पिघल नहीं जाता ना, टेम्परेचर 0 पर ही अटक रहता है। मतलब हम गर्मी तो दे रहे हैं पर तापमान बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों भाई? तो इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा, जिसे छिपी हुई एनर्जी भी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही, बल्कि हमारे अणु को उसकी क्रिस्टल वाली जेल से आज़ाद कराने में खर्च हो रही है। ये समझिए कि अवस्था बदलने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ रही है। और पानी के लिए आज़ादी की ये कीमत है 334 जूल प्रति ग्राम। जूल जो है वो एनर्जी नापने की यूनिट है। मतलब हमारे अणु को ठोस के बंधन तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा सोखनी पड़ती है। इसके बाद ही उसे आज़ादी मिलती है। और बस वो सारी एनर्जी सोखने के बाद हमारा अणु आखिरकार आज़ाद हो जाता है। अब वो उस बहती नदी का हिस्सा है, मतलब द्रव अवस्था में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि अब जिंदगी कैसी है। आकार तो अब कोई फिक्स नहीं रहा। जिस भी बर्तन में डालो ये उसी का रूप ले लेता है। हाँ, लेकिन आयतन अब भी उतना ही है। कण अब एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भीड़ वाले डांस फ्लोर पर लोग डांस करते हैं। खिंचाव अभी भी है, पर उतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन हमारे अणु का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। उसे लगातार और ऊर्जा मिल रही है, और अब वो सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए एकदम तैयार है, पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए। और ये महान पलायन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। इस तापमान पर अणु इतनी ज्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो द्रव के आपसी खिंचाव को पूरी तरह से तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं, भाप बनकर। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर फिर से डालते हैं। ठोस में सब कुछ तय था, फिक्स था। द्रव में आकर आकार अनिश्चित हो गया, और गैस में तो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो गए। कणों की गति भी देखिए, कंपन से फिसलने और फिर गैस में एकदम तेज बेतरतीब उड़ान में बदल गई। अच्छा, अब जब हम इस यात्रा को समझ चुके हैं तो देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। चलिए वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की शक्ति को समझते हैं। कभी सोचा है कि पसीना आने पर ठंडक क्यों महसूस होती है, या फिर मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? इसकी वजह यही वाष्पीकरण है। होता क्या है कि पानी के सबसे ज्यादा एनर्जी वाले अणु हमारे शरीर से या घड़े से गर्मी लेकर उड़ जाते हैं, और पीछे जो बचते हैं उनमें कम एनर्जी होती है, यानी ठंडक रह जाती है। ये तो कुदरत का एयर कंडीशनर है। हमने ठोस, द्रव और गैस की यात्रा तो पूरी कर ली, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पदार्थ की कुछ और भी अवस्थाएं हैं जो बहुत ही असाधारण, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलती हैं।
इनमें से एक है प्लाज्मा, जो सूरज, तारों और आसमानी बिजली में पाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि ब्रह्मांड में पदार्थ की सबसे आम अवस्था है। और दूसरी तरफ है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तब बनता है जब पदार्थ को लगभग परम शून्य, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। तब सारे कण मिलके एक हो जाते हैं और एक सुपर एटम जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर पूरे ब्रह्मांड का 99% से भी ज्यादा पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, तो फिर हम और हमारी ये पृथ्वी ठोस, द्रव और गैस जैसी दुर्लभ अवस्थाओं में क्यों मौजूद हैं? शायद ये हमें ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी खास, कितनी अनोखी है। सोचने वाली बात है ना?